आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई की जानिब से माफी मांग ली गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। ये क्या खबर है आपको बताएंगे, डील की खबरें चल रही हैं। उसके साथ ही पता चलता है जी कि अपोजिशन का इत्तेहाद भी हो गया है, सडनली अचानक अपोजिशन भी इत्तेहाद में आ गई। ये भी चीज़ एक अजीब सी है। फिर इसके बाद जी आपको ये बताएंगे जी कि शिफा के बारे एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ है। इमरान खान साहब कोई जो मुंतकली है इसके हवाले से भी आपको बताएंगे, जो हॉस्पिटल उनका आना है, क्या वहां पर रहेंगे नहीं रहेंगे, कितना अर्सा रह सकते हैं, ये भी कुछ आपको बात बताएंगे। लेकिन शिफा के बारे एक बड़ी अजीब सी एक हरकत हुई है, तो ये भी जानिएगा कि ये क्या डिटेल है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान की हालत जी अचानक खराब हो गई है, बहुत ज्यादा कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं है, ये आपको बताएंगे। अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन किया है जिससे ईरान हिल के रह गया। फिर भारत ने कुछ तंज कसे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की तरफ से खैर जवाब भी बड़ा सुथरा गया है, लेकिन बहरहाल ये भी आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है। भारत में अमेरिका का मुंह भी काला हुआ है, ये भी रिपोर्ट मैं कंबाइन करके आपको बताऊंगा भारत के हवाले से कि अमेरिका में इनके साथ क्या हुआ है, बहुत ही बुरी हुई है। आखिर टीटीए और टीटीपी आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है, जो अफगानिस्तान से हम बहुत अरसे से कहते आ रहे थे। तो जानिएगा ये क्या खबर है कि आखिरकार जो है ये हम जैसे कहते हैं अफगान तालिबान जो है इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया टीटीपी के खिलाफ। फिर आपको बताएंगे जी पाकिस्तान ने क्या J-16 तैयारी ले लिए हैं। सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत गर्म है, इसके हवाले से जानिएगा। और फिर आपको ये बताएंगे कि पिछले 60 घंटों में पाकिस्तान ने तबाही मचा दी है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से सब परेशानी का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद एक प्रोफेसर साहब की दास्तान आपको बताएंगे, 30 साल तक नहीं पकड़े गए, 30 साल के बाद ये पकड़े जाते हैं। तो ये क्या खबर है, ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो ये होगा आज का वीलॉग। अब चलते हैं डिटेल की जानिब। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और हमारा टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब जी सबसे पहली खबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो है इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो आपको मैं ये बता दूं कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आमिर अवान, वो उनका चेकअप करेंगे अल-शिफा हॉस्पिटल में। अल-शिफा के अंदर ही मुंतकली हो रही है अभी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कब तक उन्हें रखा जाएगा। जो अदालत का ऑर्डर है वो तो यही है कि 16 सितंबर तक, जब तक अगली पेशी नहीं होती तो तब तक उन्हें वहां रखा जाए। लेकिन अभी ये मजीद क्लैरिफाई होगा कि हॉस्पिटल क्या कहता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जरूरत है या नहीं है। ये चीजें अभी एम्बिग्युइटी में है, ये चीजें बाद में जाके कंफर्म होंगी। लेकिन ये अभी मैं कहूंगा कि ये छोटा चैप्टर है, ये बड़ी चीज नहीं है। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया भी जाएगा, चेकअप भी होगा, उनका रहना ना रहना ये एक अलग किस्सा है। लेकिन इससे बड़ी खबर जो है वो आई है, और वो खबर दी है जी रॉयटर्स ने। रॉयटर्स ने दो सोर्सेज को कोट किया है, जिसमें से एक जुल्फी बुखारी हैं। उन्होंने ये गारंटी दी, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान साहब को बाहर लाया जाता है, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बहुत पावरफुल शख्सियत है वहां पे, वो इस तरह से करते हैं। ये मैं आपको खबर का वो जिसे कहते हैं ना क्रक्स बता रहा हूं, मैं आपको लफाजी नहीं बता रहा। सारी लफाजी तो बहुत मुश्किल तरीके से की जाती है। सादी सी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अगर चाहें तो इमरान खान बाहर आ सकते हैं, और इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो पार्टी और तमाम लोग इस चीज की गारंटी वो देने को तैयार हैं कि वो किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो रियासत के खिलाफ हो, जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो। कोई ऐसी कंपेन नहीं चलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं होगा। अगर इमरान खान को रिलीफ दिया जाता है तो पार्टी इस चीज पर तैयार है। अब आप याद रखिएगा कि यह पैगाम रसानी होती है। अब उसी खबर में कोट किया गया है कि यह चीज श्योर नहीं की गई कि इमरान खान साहब को इस चीज का पता है या नहीं पता, लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर अखबार की यह खबर है 2 अगस्त की। उस खबर के अंदर भी वो कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिहाई हो सकती है, इमरान साहब की चीजें मुमकिन हैं। अब रिहाई भी कह सकते हैं, उनका बाहर आना भी कह सकते हैं, जो भी चीज होगी वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है। ये अभी तक हम जितनी बातें आपको बता रहे हैं ये सब की सब वो हैं जो छप चुकी हैं, ये स्पेकुलेशंस नहीं हैं। ये इनकी अब दरखास्त गई है एक तरह से पीटीआई की, जुल्फी बुखारी साहब ने ये श्योरिटीज दी हैं। और एक उन्होंने और भी सोर्स बताया है, लेकिन उसका नाम नहीं कोट किया। उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है, अगर ये डील से भी बेहतर वर्ड ये होगा कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद मामला कुछ इस तरह से होगा कि पार्टी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करेगी जो रियासत के खिलाफ हो या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो अब देखते हैं कि ये जो माफी की दरखास्त गई है इसके हवाले से क्या अमल दरामद होता है। गवर्नमेंट में भी थोड़ी हलचल है, गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि शायद कुछ हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अगर ये कोई रिलीफ है भी तो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ है। हां, पीटीआई ने इस चीज के ऊपर खेलने की जरूर कोशिश की कि सूबों के हवाले से हम आपके साथ हैं, और ये बताने की कोशिश की कि हम आपके काम भी आ सकते हैं या हम रियासत के साथ हैं, बताने की कोशिश की। बट जाहिर सी बात है कि उनका मौकफ यही होगा कि वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनके पास आए, ये मामला तो उनके हक में जाए, किसी न किसी तरीके वो कोई राह निकालने की कोशिश करेंगे। निकलती है या नहीं निकलती है, इसके ऊपर ज्यादातर लोगों का मानना सिर्फ यही है कि अभी तक जितना कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक रिलीफ की हद तक है, लेकिन इससे ज्यादा शायद ये मामला आगे ना जाए। और एक चीज और भी कोट की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि शायद इमरान खान साहब
को मुल्क से बाहर निकालने की भी बात की जाए। और आपको याद होगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी यह बात की कि अगर शिफा में इलाज नहीं, अगर पिम्स में इलाज नहीं होगा तो शिफा में होगा, अगर शिफा में नहीं होगा तो मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। तो यह सिचुएशन अभी समेटना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यह लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब को कोई रिलीफ के चांसेस मौजूद हैं। मिला अभी कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस मौजूद हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैठे बिठाए ऐसी बीमारी के लिए कि जो कि इतनी बड़ी बीमारी नजर भी नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, उसके लिए अगर उन्हें बाहर लाया जा रहा है तो मे बी शायद कोई इस तरह की चीज मुमकिन हो कि उन्हें कोई रिलीफ दिया जा रहा हो सकता है उन्हें बनी गाला भेजने की कोशिश की जाए, या कोशिश की जाए वो कोशिश करें कि उन्हें वहां भेज दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए रियासत का उन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। ये चीजें अनफोल्ड होंगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन से पता चलेगा। लेकिन हवाएं बदलती हुई जरूर महसूस हो रही हैं। ये जरूर लग रहा है कि थोड़ी सी हवाओं ने जो रुख किया है ना वो पीटीआई के हक में किया है और उन्हें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है। अब यहां पर जी प्रॉब्लम हो रहा है स्पेशली उन लोगों को जो मुल्क से बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, उनका तो खाना बंद हो जाएगा, उनके साथ क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये दोबारा आपको फिर बताएंगे कि वो अब इसके ऊपर क्या फरमा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे अल्फाज उनके मुंह से मैंने नहीं सुने। अच्छा, उसके बाद जी मैं आपको आगे बताता हूं कि यहां पे एक चीज ये हुई है कि अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर एक शरारत की गई जो मुझे लगता है कि इतनी बेहतर चीज नहीं थी। एक साइन बोर्ड के ऊपर या मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स के ऊपर एक ही चिट बार बार चिस्पा की जा रही थी अल शिफा के नाम से, जो बेसिकली उनका नहीं था कि अपने सामान की हिफाजत कर लें और अपनी घड़ियों की हिफाजत कर लें। तो ये चीप आई थिंक हरकत है, इस तरह से करना नहीं चाहिए। बहरहाल इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। अब जारी सी बात है जो चीज़ चल रही होती है, जिसकी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, उसके साथ हम आपको बाखबर भी कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन है। लेकिन मुझे एक बात यह समझ नहीं आती कि एक साइड पर तो आप गालियां देते हैं, मीर जाफर मीर सादिक क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद फिर ये वाली खबरें। इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, खुद ही इसके ऊपर आप सोचिएगा कि अगर आपने यही तर्ज सियासत आपका है तो ये इतना अरसा आपने जो पाकिस्तानियों में डिवीजन पैदा की, ये जो सारा कुछ जिस तरह की सियासत आप कर रहे थे, क्या ये ठीक था? अगर इसी तरह से चीज़ों को ठीक होना था तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि आप चीज़ों को ठीक ना करें, हम ये थोड़ी कहेंगे जी कि आप इस तरह से सियासत कर लें। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए, आप तो सियासतदान थे ना, कि आपको क्या करना है। अभी भी आप वही कर रहे हैं जो आपको डे वन में करना था, ठीक है? या कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था चीज़ों को आपने। सियासी पार्टी ने तो फिर भी कम किया है, लेकिन इनके नाम को यूज़ करते हुए जो बाहर वाले यूट्यूबर्स ने तबाही मचाई है वो तो मैं कहता हूं हद ही उन्होंने कर दी है। लेकिन बहरहाल जो भी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की ही बनती है। अभी जो बातें हो रही हैं वो मैंने सब आपके सामने रख दी। उसके बाद जी आपको बताएंगे जी मौलाना फजलुर रहमान ने एक मूव की है बहुत बड़ी। उन्होंने क्या किया जी कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से उन्होंने मुलाकात की है, और उनके साथ भी उनकी पार्टी के लोग मौजूद थे, अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौर भी थे, और उन्होंने मुत्तहदा अपोजिशन के कयाम का ऐलान कर दिया। अब मुत्तहदा अपोजिशन का मतलब यह है कि अब उन्होंने गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ वो इकट्ठे हो रहे हैं। पूछा गया मौलाना फजलुर रहमान से क्या कि पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा जी वो तो हुकूमत में। इसका मतलब है कि जो इत्तेहाद बन रहा है वो पीएमएलएन के खिलाफ है, और जो इत्तेहाद बन रहा है वो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, हुकूमती सारी पार्टियों के। तो ये हैं जी खबरें जो हवाएं बदलती हुई हमने आपको बताई हैं। जो डील की खबरें चल रही हैं, पीटीआई को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली हुई है, वो इसके ऊपर खुश भी हैं। लेकिन ये पूरी सूरत हाल जो है इससे मैंने आपको आगाह कर दिया है। हॉस्पिटल कब तक रहते हैं ये डॉक्टरों पर मुनसर होगा। और हाँ, अलबत्ता जो अदालत का ऑर्डर है उसे तस्लीम ज़रूर किया गया है और उसके ऊपर अमल भी बिल्कुल होगा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में आपको बहुत सारी चीज़ों को अंदाज़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है। अब आपको ले चलते हैं जी नेक्स्ट अगली खबर पर। अगली खबर जी अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ख्याल है कि अमेरिका की खबर डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। उनका एक खुफिया ऑपरेशन उन्होंने किया है ईरान के खिलाफ, और इस खुफिया ऑपरेशन ने जी हिला के रख दिया। ये जानिएगा क्या है जी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जी ऑपरेशन हुआ कि एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया, ये इनकी वेबसाइट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी करीब है डोनाल्ड ट्रंप के। वो कहते हैं जी रोजाना लाखों बैरल तेल सप्लाई हो रहा है कई हफ्तों से, और खामोशी से ये शिपिंग कॉरिडोर जो है ना ये काम कर रहा है। ये सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर बनाया गया है ओमान के साहिल के साथ साथ, इन्होंने ये काम किया जी। और हुआ क्या है जी कि 15 से 20 टैंकर रोजाना की बुनियाद पे यहां से निकाले जाते हैं। खामोशी से टैंकर आते हैं, खामोशी से टैंकर जाते हैं, और ओमान वाली साइड से, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि ये ईरान वाली साइड नहीं है, ये ओमान वाली साइड है, ये ओमान वाली साइड से ये कर रहे हैं। अब होता क्या जी, 1 करोड़ बैरल तेल रोजाना यहां से गुजरता है, लेकिन जब आबनाए हुर्मुज़ खुली थी तो उसके मुकाबले में ये अभी भी आधा है।
और इस तेल को गुजार के बाकी पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है वहां पे, लेकिन छुप के क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि ईरान को पता ना चले। और ईरान को पता क्यों नहीं चल रहा, यह भी बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है जी, कि ईरान को इसलिए पता नहीं चल रहा, 2 हफ्ते आपको याद होगा एक जंग का एक स्पेल चला था जो अमेरिका ने हमले किए थे ईरान के आइलैंड्स पे और आबनाए हुर्मज के इर्द गिर्द। इन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह कर दिया था, स्पेशली उसके अंदर जो रेडार्स थे और जो ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो पता लगा सकते थे कि जहाज कहां से गुजर रहे हैं, जिनका ताल्लुक मैरी टाइम से ज्यादा था, कि जो भी जहाज हैं उसकी आमदरफ्त पे नजर रखें, तो वो बहुत सारी चीजें इन्होंने तबाह कर दी थी। अब ईरानी क्या करते हैं कि ईरान को जब पता चलता है या अंदाजा होता है तो ये अंदाजे से मिसाइल फायर करते हैं, या ये अंदाजे से ही अपना वो आप ये कह सकते हैं कि जो इनके ड्रोन्स है वो ये फायर करते हैं, लेकिन कभी वो लग जाते हैं कभी वो नहीं लगते हैं। लेकिन ये जो पूरे का पूरा ये जो काम है, ये अमेरिका जो है ऑलमोस्ट जो है ना काफी दिनों से, जो 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है कि ये वो मुसलसल कर रहा है। और इसकी जो निगरानी है वो एक टास्क फोर्स है जो रोजाना की बुनियाद पे फहरिस्तें तैयार करती है कि इस जहाज को यहां से गुजारना है, इस मुल्क के जहाज को यहां से गुजारना है, और ये अमेरिका के अंदर बैठी हुई है। और वहां पे इनका ये है काम ही, इस पूरी टास्क फोर्स का ये है कि ये वहां बैठ के ये काम करते हैं जी, कि रोजाना सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि कितने जहाज जाएंगे और किस का जहाज जाएगा, और ईरान को पता भी इस चीज का नहीं चलता। तो ये जी मैंने कहा आपको खबर बता दें कि ये भी हो रहा है ईरान के साथ। और जो हम कह रहे हैं जी कि ईरान की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, वो ये है कि पेट्रोल की यौमिया खपत इनकी 103 मिलियन लीटर तक पहुंच गई है। यौमिया जो ये इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी वगैरह वहां पे कम इस्तेमाल हो रही है, पेट्रोल अब ज्यादा हो रहा है। और इंतजामिया का जो तबाशुदा स्ट्रक्चर था उसे ये तेजी से रिपेयर कर रहे हैं, और इंतजामिया तो ये कह रही है हमने कर भी लिया है, लेकिन जो यौमिया इनकी प्रोडक्शन है अपने मुल्क के लिए, वो 103 मिलियन यौमिया तक पहुंच चुकी है। अब याद रखिएगा, रिफाइंड ऑयल और चीज होता है और दूसरी साइड पे क्रूड ऑयल और चीज होता है, कि जो आप एक रॉ तेल निकालते हैं। तो ये रिफाइंड है, ये अभी भी जो उनकी डिमांड है उससे सप्लाई कम है। उसके नतीजे में जी काम बड़ा खराब हो रहा है मुल्क के अंदर। और अब जो तजवीज़ें दी जा रही हैं वो तजावीज़ कुछ इस तरह की हैं कि 30 लीटर माहाना के हिसाब से पेट्रोल का कोटा मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि शॉर्टेज हो रही है पेट्रोल की। और इसके अलावा भी क्योंकि उनका ब्लॉकेट चल रहा है, तो उस ब्लॉकेट की वजह से कोई चीज़ भी अंदर नहीं आ सक रही मुल्क की। और ऊपर से आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नई पाबंदियां लगा दी हैं कि कोई मुल्क भी अगर ट्रेड करेगा, इवन स्मगलिंग के थ्रू भी वहां से कुछ निकालता है या भेजता है, तो उस पर भी अमेरिका पाबंदियां लगाने को तैयार बैठा हुआ है। तो ईरान को मुआशी मैदान में चारों तरफ से मारने की कोशिश की जा रही है, और वहां उसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो ईरान ने गुर्बत में जीना सीखा हुआ है। अब देखते हैं ईरान कितना अरसा सर्वाइव करता है, या अमेरिका उसे कितना अरसा रोक पाएगा। तो ये जी आपको 2 खबरें मैंने बता दी ईरान के हवाले से। अब आपको थोड़ा सा एक चैप्टर की तरफ मैं लेके जाता हूं, वो है जी अफगानिस्तान का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बहुत अरसे से ये बात की हुई है और कहा हुआ है कि भाई आपकी ज़मीन हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी वहां से अटैक करती है, बीएलए वहां से अटैक करती है, और बाकी तंजीमें जो आपने वहां पे छुपाई हुई हैं। और जाहिर बात है उसके पीछे भारत है, जाहिर बात है उसके पीछे इसराइल है, और भी मुल्कों के यहाँ पे एजेंडाज मौजूद हैं। तो अब वहां पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट हुई है बड़ी खामोशी से। ये अफगान मीडिया इसे कवर कर रहा है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट इसे नहीं बता रही। वो ये हो रहा है जी कि टीटीपी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है अफगान तालिबान ने, और कई अहम लीडर इनके पकड़ लिए हैं। और नूर वली महसूद जो इसका हेड है टीटीपी का, वो अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान पहुंच चुका है, ऐसी खबरें दे रहा है अफगान मीडिया। और हो ये रहा है कि खामोशी से ये कार्रवाई हो रही है, और किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जा रही। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अफगान जो वजीर खारजा है उनका भी बयान आया था कि हमें तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान जो है आखिर चाहता क्या है हमसे, या पाकिस्तान को हमसे प्रॉब्लम क्या है। तो अंदर से भी बड़ी तनकीद होगी कि यार सारी दुनिया को पता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता। पर जी ये पूरी की पूरी एक स्टोरी आई, तो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो उसके ऊपर बड़ा क्लियर है। वो मौकफ जो है यह है कि जो भी एक्शन लेंगे वो ऑन ग्राउंड वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो जो भी आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, जब तक वो दिखाएंगे नहीं, साबित नहीं होगा, तो तब तक पाकिस्तान ने कहा है कि हम खाली हवाई बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन ये भी बड़ी डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। एक कामरान यूसुफ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी खबर दी इसके हवाले से। उन्होंने कहा जी कि एक खत भी गर्दिश कर रहा है एक टीटीपी कमांडर का, जिसके अंदर वो गिले कर रहा है अफगान तालिबान से, और उन्हें यह कह रहा है कि भाई हमने तो आपका पूरा साथ दिया था जब आप पे बुरा वक्त था, अब जब हम पे बुरा वक्त है तो आप हमें छोड़ के चले गए हैं। अब हो सकता है वाकई अफगान तालिबान सीरियस हो गए हों, उन्हें महसूस हो गया हो वो पाकिस्तान से हटके नहीं चल सकते, और अब ये कार्रवाई वो कर रहे हों। और इंटरनेशनल प्रेशर भी है, चाइना का प्रेशर भी उन पर मौजूद है, ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल मौजूद है। लेकिन बात वही है कि जब तक ऑन ग्राउंड वेरीफाई नहीं होगा तब तक यकीन नहीं हो सकता। अब चलते हैं जी आगे, आपको एक खबर की तरफ लेके चलता हूं। भारत का ने तंज किया जी पाकिस्तान पे, फील्ड मार्शल पे वो तंज कर रहे हैं। हुआ ये जी कि जो वहां पे उनके सफीर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने क्या काम किया कि भारत में खड़े होके एक, भारत में भी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट एक डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर खड़े होकर कुछ बयान दाग दिए, जो एक कश्मीर में और एक लद्दाख में, और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया के बड़े अहम हिस्से हैं।
और उनके मीडिया ने इस चीज को उठा लिया, इंडियन मीडिया ने, और उन्होंने तंज किया कि ये देखो जी आपकी अमेरिका पॉलिसी क्या है, अमेरिका तो हमारे बारे में ये कह रहा है, आप डिस्प्यूटेड लैंड ये कहते हैं, अमेरिका तो इसे हमारा हिस्सा मानता है। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो सफीर हैं अमेरिका की, उन्हें बुला के बड़ी सख्ती से डिमार्च किया और इस चीज की मतलब एक तरह से वजाहत तलब की कि बताइए कि ये क्या है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं इसमें सालसी करवाने को तैयार हूं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये खबर हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि इसमें थोड़ा सा आग ज्यादा आ गई है। अब प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने भी बड़ी सख्ती से जवाब दे दिया, इसका जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से लाजमी आएगा, और इसे प्ले बहुत कर रहा है भारत, अपने हवाले से प्ले कर रहा है, और वो ये कह रहा है जी कि ये देखो जी हमारी जीत है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जूते ही इतने पड़े हैं पूरी दुनिया से कि अब वो अपनी खुशियों के बहाने ढूंढते रहते हैं, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, जी ये देखो हमने ये कर दिया। बिल्कुल वो बच्चों वाली हरकतें नहीं होती, अभी वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर से सिक्योरिटी हटा ली, कहा जी टिट फॉर टैट है। अब टिट फॉर टैट कैसे हो सकता है? जी पाकिस्तान ने हटाई थी। पाकिस्तान में इंडियन सफारत खाना जो है वो G5 में है, रेड जोन के अंदर है, वहां पे इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम नहीं होते, ना ही किसी ने कुछ हटाया था। सिर्फ ये बच्चों वाली हरकतें करके अपनी पब्लिक का ध्यान बटा रहे हैं, उनका खून गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नफरत के उबाल के अंदर ला रहे हैं उन्हें कि ये देखें जी अब क्या कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ। और दर हकीकत अंदर से कहानी क्या है? बड़ी सादी सी कि जेंजी ने जो उनकी तबीयत साफ की हुई है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे अब उनका ध्यान कैसे बटाएं। लेकिन ये हाइपर नेशनलिज्म मोदी साहब आप ज्यादा अरसा बेच नहीं पाएंगे, कोशिश करते रहें। अच्छा, इसके बाद आपको एक और चीज बताता हूं, आरएसएस के हवाले से एक आपको पूरी एक मैं रिपोर्ट बताऊंगा बड़े मजे की, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको एक और बहुत बड़ी खबर मुझे पहले दे देनी चाहिए। वो खबर ये है जी कि तुर्किया और चीन के जहाज पाकिस्तान में तेजी से लैंड कर रहे हैं। अब ये जहाज कौन से हैं जी? ये जहाज हैं बेसिकली कार्गो प्लेन्स, और इसके अंदर लाया जा रहा है क्या, जो खबर किसी के पास नहीं है, बस कहा जा रहा है कि ये कार्गो प्लेन्स हैं और उसमें पाकिस्तान में बड़ी तेजी से असलहा जो है ना वो भेजा जा रहा है। अब ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? ये भारतीय जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि कराची में और इस्लामाबाद में मुसलसल तैयारे लैंड कर रहे हैं चाइना के और तुर्किया के, और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर ड्रोन्स भी हो सकते हैं, जैमिंग सिस्टम भी हो सकता है, वॉरफेयर के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान एक एस्पेक्ट तो वही बताते हैं जी कि पाकिस्तान जंग लड़ रहा है तो गोला बारूद की जरूरत होगी। भाई गोला बारूद हम खुद बना लेते हैं, हम बाहर से उस गोला बारूद को नहीं मंगवाते। लेकिन बहरहाल अभी वो उन्हें इस चीज की बहुत मिर्चें लगी हुई हैं भारतीयों को, और भारतीय इस चीज के अंदर लगेंगे किसी तरह से इस चीज को डिग आउट करें कि आखिर पाकिस्तान में आ क्या रहा है। और भारतीयों के मुताबिक पिछले 60 घंटे के अंदर 20 से 30 जहाज लैंड कर चुके हैं और ये असले से भरे हुए हैं, और साथ ही उन्हें यह भी खतरा महसूस हो रहा है कि तेजी से तुर्किया और चीन पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। अब उनके तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं ना बैठे बैठाए कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को इतने असले की जरूरत पड़ गई, ये कहीं हमें तो नहीं मारने लगे, ये हमारे साथ तो कुछ नहीं करने लगे। उन्हें इस तरह के खतरात लाक हो जाते हैं, तो इसलिए फौरी तौर पे वहां से रिपोर्टिंग आ रही है कि पाकिस्तान में असला आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है, और पिछले 60 घंटों में जहाज पे जहाज लैंड कर रहे हैं, और पता नहीं है पाकिस्तान इतना असला क्यों मंगवा रहा है और पाकिस्तान ने इसका क्या करना है। तो हम तो सिर्फ इसका जवाब आपको मुस्कुरा के ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, आप अंदाजा लगाते रहें। हाँ, यह जरूर है कि पाकिस्तान के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैफ अफ्रीदी मुआहदे के बाद पाकिस्तान पहले भी मजबूत हुआ था, हो सकता है उसका ये कोई पार्ट हो कि पाकिस्तान को मजीद मजबूत करना है, पाकिस्तान को कोई नया इक्विपमेंट की जरूरत हो, क्योंकि अब ज्वाइंट फोर्सेस की भी बात हो रही है, तो हो सकता है इस तरह की चीजें मौजूद हों। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीजें वाकई ही पहुंच रही हैं और इससे आग इंडिया को बहुत ज्यादा लगी हुई है। जी, अगली स्टोरी आपको बताते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि J-16 एक जहाज है जो ड्यूल इंजन है, फाइटर प्लेन है, 4.5 ग्रेड का है, 2017 में ये बना था, चाइनीज ये जहाज है, 2120 किलोमीटर की रेंज है, और माजरत खाऊं कि 2120 किलोमीटर की स्पीड है, और 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये Su-35 जो रशियन बड़ा हैवी प्लेन है उससे और F-16 से तो बहुत ही बेहतर ये जहाज है। इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये जहाज पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान ने ले लिए। बहरहाल जब ये खबर सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो फौरी तौर पे मैंने कुछ अपने जो सोर्सेज थे, जो एयर कमांडोर्स वगैरह, उनसे पूछा ये बात है, तो उन्होंने कहा ये चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन मुझे खबर की नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत गर्म है कि पाकिस्तान में ये जहाज़ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में ये आ चुके हैं। हमें ये पता है कि J-35 ने आना है इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू में, स्पेकुलेशन बड़े अरसे से हो रही है, गॉड नोज के एक्चुअल टाइम आने का कब है, लेकिन ये खबर जरूर है कि J-35। लेकिन ये J-16 की खबर अभी तक किसी के पास नहीं थी, ये सोशल मीडिया पर बहुत गर्म थी, और मैंने आपको बता दिया कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी मौजूद नहीं है। फिर मैं आपको जी अब बताता हूं अगली जो स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के हवाले से है जी। आरएसएस याद रखिएगा, आरएसएस इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, जो हुकूमती इनकी पार्टी है। अब इनके एक मोहन भगवत इनके हेड हैं आरएसएस के, उन्होंने जाना था अगस्त के एंड में अमेरिका,
और वो पाकिस्तान के मुतालिक भी बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने अचानक बयानात देने शुरू कर दिए। अब अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अचानक कहा है जी कि इनके आने को रोका जाए, अमेरिका में आने से इन्हें मना किया जाए, पाबंदी लगाई जाए इनके आने पे, और आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि जो इनका पास्ट है, अगर वहां जाके आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की हुई हैं। इन्होंने गुजरात में हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया था और मोदी भी वजीर आजम बनने से पहले अमेरिका नहीं जा सकता था। वो तो वजीर आजम की इम्यूनिटी है तो वो वहां पे चला जाता है उस सीट की, अदरवाइज अगर वो वजीर आजम ना हो तो इसका अमेरिका जाने पे पाबंदी है। आज आपकी नॉलेज में एक और चीज मैं इजाफा करता हूं जी मैं, कि जब गांधी साहब जो जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, इसी तरह से जो गांधी हैं वो उनके हेड माने जाते हैं इंडिया के वहां पे। तो गांधी साहब को जिस बंदे ने मारा था, शूट किया था, उस बंदे का नाम जो था वो था नाथूराम गोडसे। अब ये नाथूराम जो गोडसे था, इसके मुतालिक दावा हुआ कि इसका ताल्लुक आरएसएस से, और आरएसएस इससे मुकर गई। नहीं नहीं नहीं, हमसे तो ताल्लुक नहीं है। बाद में इस बंदे को सजाए मौत भी हो गई थी, लेकिन ये जो नाथूराम गोडसे साहब है, इनका ताल्लुक आरएसएस से ही था। तो गांधी को मरवाने वाले भी कौन थे? यही आरएसएस वाले। ये तो यहां तक कहते हैं कि झंडा भी सिर्फ उनके वो ऑरेंज कलर नहीं होता, कुछ भगवा रंग का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये गोपाल गोडसे इनके भाई थे, उन्होंने बाद में जाके तस्लीम किया जी कि हम नहीं, हमारी तो पूरी फैमिली आरएसएस की है। लेकिन मसला क्या है, ये नफरत के बीज बोने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी तस्लीम नहीं करते कि ये नफरत हम फैला रहे हैं, हमेशा इल्ज़ाम दूसरे पे लगाएंगे, लेकिन मेन कल्प्रेट हमेशा से ये खुद होते हैं। तो आज आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि गांधी साहब को मरवाने वाले भी जो थे, ये आरएसएस वाले खुद थे, और अब इसी पार्टी की पूरी इंडिया के ऊपर हुकूमत है। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा, लेकिन मुझे तो वीलॉग खत्म होने से पहले याद आया कि एक स्टोरी मैंने आपको और बतानी है। वो स्टोरी भी बहुत मजे की है। खबर ये है जी, फैसलाबाद में एक प्रोफेसर साहब थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये फैसलाबाद एचईसी की खबर है, हायर एजुकेशन कमीशन की। मुजाहिद उमर इनका नाम था। 30 साल पहले इन्होंने 1996 में महकमा तालीम में ये भर्ती हुए और अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे तक पहुंच गए थे। अब इन पे इल्ज़ाम क्या था, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी कि इन्होंने एफए और बीए के जो इम्तहानात हैं, मतलब एंटर के और ग्रेजुएशन के, वो दोनों इम्तहान इन्होंने किसी और से दिलवाए थे। अब ज़री पता, इंक्वायरी हुई, चीज़ें कन्फर्म हुई, तो पता चला जी कि सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा जाली असनाद पर कायदे आज़म मेडल भी इन्होंने लिया है और नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी जनाब ने हासिल की हुई थी। अब जनाब को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम हमारा सिस्टम, 30 साल लग गए हमें एक करप्ट इंसान को, एक चोर को पकड़ने में। असिस्टेंट प्रोफेसर तक वो पहुंच गया और आज 30 साल के बाद इंक्वायरी होती है और पता चलता है इसकी डिग्रियां भी जाली हैं, इसने मेडल भी जाली ले लिया और इसने स्कॉलरशिप भी जाली ले ली। और अब क्या है जी, इसे बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, और अब कहा जा रहा है कि इससे 30 साल की तनख्वाहें और मराद भी वापस ली जाएंगी। तो ये हमारा सिस्टम।